अनोखी मोहब्बत। रात का समय मुंबई में समुद्र के किनारे इस समय एक लड़का रेत पर लेटा हुआ था। उसने इस समय डार्क ब्लू कलर का हैंडमेड बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसका कोट वहीं रेत पर पड़ा था। और वो लड़का जिसने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड कर रखी थी, एकटक तारों भरे आसमान को देख रहा था, या शायद किसी गहरी सोच में था। इसे पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त वह लड़का एक्सप्रेशनलेस था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो डैनियल राजवंशी है, जिसको अकेले में रहना बहुत पसंद है। कुछ देर ऐसे ही बीतते जाते हैं और उसका पीए संजीत वर्मा आता है, जो उसे कहता है, बॉस, वह कल की मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी है और हमारा वह शिपमेंट जल्दी ही इंडिया आ जाएगा, और वह हमारा अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके सारे प्रोजेक्ट्स हमें मिल चुके हैं। तभी डैनियल बिना किसी इमोशन के बोलता है, वैसे भी वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार उसने गलत इंसान से दुश्मनी कर ली थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना ही था। इतना कहकर वह एक मिस्टीरियस स्माइल पास करता है और वहीं खड़ा उसके पीए को जाने का इशारा करता है, और फिर डैनियल खुद कार ड्राइव करके अपने बंगले की तरफ मोड़ देता है। अगली सुबह दूसरी तरफ पुणे में एक लड़की मंदिर से आकर पंडित जी से कहती है, पंडित जी, हम अब मुंबई जा रहे हैं, हमारी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है और एक लायक लड़की बनना है। आप अपना और आश्रम के बच्चों का ध्यान रखना। ये कहकर वो अपने घर से निकल जाती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिराया थी, मिराया राठौर, जो दिखने में बेहद सुंदर थी। उसे देखकर कोई भी उसकी खूबसूरती में खो जाता था। उसके कमर तक लंबे काले बाल, उसके मखमली होंठ, उसके उभार, उसके गाल पर का काला तिल, काली गहरी आंखें, जिनमें सिर्फ सपनों को पूरा करने का जुनून था। वह जल्दी से अपने घर आकर अपना लगेज पैक करने लगती है, सारा सामान रख लेती है और आखिरी बार अपने घर को देखती है। उसकी आंखें नम थी इस वक्त, क्योंकि उसके परिवार के नाम पर एक भाई था। उसके माँ बाप की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। उसके माँ बाप की मौत 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब वह 10वीं में थी और उसका भाई हॉस्टल में पढ़ाई करता था। वह अपने माँ बाप की मदद करती थी, इस वजह से उसके पास फाइनेंशियल कोई परेशानी नहीं थी। पर अब वक्त के साथ खुद को जॉब करने का सोचती है, क्योंकि अब वह कॉलेज के साथ दूसरी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत थी। यही सब याद करते करते बाहर कैब में बैठ जाती है और निकल जाती है अपने सपनों को पूरा करने। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के पोस्ट एरिया में एक विला था, जिसका नाम राजवंशी विला था। उसमें 2 औरतें मंदिर में पूजा कर रही थी। जब पूजा पूरी हुई तब दूसरी औरत ने पहली औरत से कहा, माँ देखिए ना, ये लड़का 3 दिन से घर नहीं आया है। क्या इसको हमारी कोई चिंता नहीं है कि कॉल करके बता भी करे? तब पहली औरत बोली, बहू आप फिक्र मत करिए, हम अपने पोते से बात करेंगे इस बारे में। वह कोई और नहीं बल्कि डैनियल की माँ मानसी राजवंशी और उसकी दादी अरुणिमा राजवंशी थी। और डैनियल के फादर अरशद राजवंशी आकर बोले, आपके साहबजादे आज फिर से गायब है। तभी डैनियल के दादाजी प्रताप राजवंशी उन्हें घूर के बोले, खबरदार, जो हमारे पोते को किसी ने कुछ भी कहा तो वह अकेला 3 कंपनियां संभालता है, इसीलिए घर नहीं आ पाता। तभी एक लड़का जिसकी उम्र महज 25 साल की होगी, जो काफ़ी बोल्ड और हैंडसम लग रहा था, जिसकी बियर्ड उसके फेस के फीचर्स को और भी बोल्ड बनाती थी, वह पार्थ राजवंशी था, डैनियल का बड़ा भाई। सबको गुड मॉर्निंग विश करके बोला, यस डैड, दादू सही कह रहे हैं, वह अपनी नई कंपनी के लिए ही बिजी रहता है। ये कहकर वह अपने दादाजी की तरफ आई विंक कर देता है और सभी डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बंगले के मास्टर बेडरूम में एक लड़का, जो अभी अभी जिम करके आया था, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी शेप का था। गोरा बदन, पेट पर टाइगर का टैटू था, आंखों का कलर ग्रे था, उसके फेशियल फीचर्स काफ़ी यूनिक थे। वह कोई और नहीं बल्कि डैनियल था। फिर वो वॉशरूम चला जाता है और कुछ देर में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ जाते हैं। डैनियल अपने घर कभी कभी ही जाता था, जिस वजह से उसके डैड
डैड उससे नाराज़ रहा करते थे क्योंकि डैनियल सिर्फ एक बिजनेसमैन के अलावा और भी कुछ था जिससे दुनिया डरती थी। उसकी ये पहचान सिर्फ उसका भाई और कुछ लोग ही जानते थे। एक खतरनाक आवाज़ में बोला, बादशाह, मैं बादशाह, तेरी ज़िंदगी का बादशाह, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर बोला, शतरंज हो या ज़िंदगी, जीतता सिर्फ बादशाह ही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई यूनिवर्सिटी में मिराया ने अपना एडमिशन प्रोसेस ख़त्म कर लिया था और 2 दिन बाद उसका कॉलेज स्टार्ट होने जा रहा था। इसीलिए उसने कॉलेज से सीधा अपने लिए एक घर ढूंढने जाने लगती है क्योंकि इस वक्त वह एक होटल में रुकी हुई थी जो कॉलेज के पास थी, पर वह वहाँ नहीं रह सकती थी, जिस वजह से वह घर ढूंढने लगती है। तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसकी उम्र की थी। उसका नाम अनेरी ठाकुर था जो अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो राजस्थान की रहने वाली थी, पर यहाँ पढ़ाई करने आई थी, जिस वजह से वह मिराया से मिल गई। थोड़ी देर बात करने के बाद अनेरी ने कहा कि जब हॉस्टल है तो तू रहने के लिए घर क्यों ढूंढ रही है। तभी मिराया शौक होते हुए बोली, क्या, मुझे नहीं पता था इस बारे में, इसीलिए मैं एक घर ढूंढ रही थी। हॉस्टल कॉलेज से कुछ दूरी पर था और मिराया मुंबई में नई नहीं थी, जिस वजह से उसे कोई आइडिया नहीं था। तब अनेरी ने कहा, इट्स ओके, होता है, क्योंकि शायद तुम यहाँ न्यू हो, चीज़ें ढूंढने में टाइम लगेगा। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है। अनेरी अपने हॉस्टल जाने की बजाय मिराया के साथ उसके होटल रूम में जाकर उसकी सामान लेने में हेल्प करती है। मिराया को अनेरी काफ़ी अच्छी और अपने जैसी लगती है। वो दोनों वापस हॉस्टल आ गए और मिराया को उसके बगल वाला रूम मिला था। वो दोनों बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ डीआर इंडस्ट्री में डैनियल इस वक्त अपने किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो समझ पाना मुश्किल था। तभी उसका पीए संजीत आता है और ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर, आज की आपकी सारी मीटिंग सेट कर दी गई है और लास्ट मीटिंग ब्लू हेवन क्लब में है जो रात को 9 बजे मिस्टर बजाज के साथ है। ये बोलकर रुक जाता है और डैनियल अपने हाथ से उसे जाने का इशारा करता है। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ और उसने कॉल रिसीव किया और सामने से किसी की आवाज़ आई कि छोटे, आज तुझे घर आना पड़ेगा क्योंकि डैड ने पूरा घर सर पर ले रखा है। वो पार्थ था, डैनियल का भाई। तभी डैनियल बोला, भाई मैं किसी काम में बिजी था, आप डैड से कहिए कल तक मेरा वेट करें। तभी पार्थ हंसते हुए बोला, ठीक है छोटे, पर कल तुझे आना पड़ेगा क्योंकि घर में एक पार्टी है दादू दादी की वेडिंग एनिवर्सरी की। आ जाना छोटे, रखता हूँ। डैनियल ने सिर्फ हाँ में आंसर किया और कल कट करके मीटिंग रूम में चला गया। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात का वक्त राजवंशी विला डाइनिंग हॉल में अरसाद जी अपने सामने वाली चेयर को खाली देखकर बोले, ये आपके साहबजादे आज फिर से गायब हैं। इन्हें अपने अलावा कोई दिखता भी नहीं क्या? पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं के पास टाइम नहीं है। डैनियल के न होने से उसके डैड गुस्सा थे, पर तभी वहाँ पार्थ आते हुए बोला, रिलैक्स डैड, वो कल आ जाएगा। मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा कि वो पार्टी से पहले आ जाएगा। तभी अरशाद के कुछ बोलने को हुए तो मानसी जी ने कहा, अब बस भी करो, मेरे बेटे को ताने देते रहते हो। तभी दादाजी ने कहा, अब बस अपना खाना शुरू करे। वहीं तीसरी तरफ अनेरी और मिराया बातें कर रहे थे। तभी अनेरी के एक दोस्त का कॉल आता है। कॉल पे, हाय अनेरी। हाय विशाल अनेरी का दोस्त है जो मास्टर की पढ़ाई करता है। उसके पास खुद का फैमिली बिजनेस है। वह एक खुशमिजाजी लड़का है। वह अनेरी को क्लब आने को बोलता है। अनेरी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो मिराया की तरफ देखते हुए बोली, यार मिराया, चल हम क्लब चलते हैं, तू वहाँ एंजॉय करेगी। मिराया बोली, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाती। अनेरी बोली, जाती नहीं थी, पर एबी कॉलेज में हो, तुम्हें चलना चाहिए। फिर अनेरी की बात पर मिराया कुछ नहीं बोलती, उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर दोनों चेंज करके निकल जाते हैं। वही डीआर इंडस्ट्री में डैनियल इस वक्त आंखें बंद करके सोफे पर बैठा सिगार की कस ले रहा था और तब संजीत आते हुए बोला, बॉस शिपमेंट की डीलिंग की मीटिंग के लिए क्लब जाना है, मैं कार रेडी करता हूँ। इतना बोलकर वह निकल जाता है। उसके जाने के बाद डैनियल अभी वैसे ही सिगार कस लिए जा रहा था। उसके चेहरे पर अचानक से एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और बोला, किस्मत तेरी किस मोड़ पे ले आई है, शायद तेरी मौत तेरे सामने आई है। इतना बोलकर वह अपना कोट लगा के वहाँ से निकल जाता है।
कार में बैठकर अपना सर पीछे टिका देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लू हेवन क्लब अनेरी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी और मिराया आज पहली बार क्लब आने की वजह से नर्वस थी। तभी विशाल वहां आता है, अनेरी को गले लगकर उससे मिलता है और फिर अनेरी विशाल और मिराया की एक दूसरे से पहचान कराती है और फिर तीनों क्लब के अंदर जाते हैं। हालांकि मिराया अभी भी डर रही थी। तीनों जाकर बार साइड में चलते हैं। विशाल और अनेरी ड्रिंक लेते हैं और मिराया सॉफ्ट ड्रिंक लेती है। तीनों आपस में बातें करते हैं। वही दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में डैनियल की कार रुकती है और वह उसमें से बाहर निकलता है। उसके गार्ड्स चारों तरफ से उसके प्रोटेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। वह सीधा मीटिंग रूम में जाकर किसी राजा की तरह चलकर बैठ जाता है, पैर पे पैर चढ़ाकर, और मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद एक गन शॉट की आवाज़ आती है और सब हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक लाइट होने से सामने की चेयर पर बैठे मिस्टर मेहता को देखते हैं, जिन्हें सर के बीचों बीच गोली लगी थी और वहीं उनकी मौत हो गई। फिर वही दूसरी तरफ गोली की आवाज़ को देख सबके चेहरे पर पसीना आ जाता है। कौन था जिसने गोली मारी थी मिस्टर मेहता को, और किसे देखकर सबके पसीने छूट गए थे? जानने के लिए बने रहिए। अब आगे गन शॉट की तेज आवाज़ से सभी लोग दूसरी तरफ देखने लगे जहां से गोली चली थी, तो वहां सभी मेंबर के चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक जाती है। उस इंसान को देखकर, वो इंसान कोई और नहीं डैनियल था, जो इस वक्त बिना किसी भाव के मिस्टर मेहता की डेड बॉडी को देख रहा था और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई हेट चीटर्स, और एक ठंडी नज़र सभी पर डालकर संजीत को देखते हुए बोला, क्लीन दिस यूजलेस गार्बेज, और वहाँ से खड़ा होकर क्लब के अंदर बने खुद के प्राइवेट रूम की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मिराया वॉशरूम जाने का बोल के वहाँ से दूर हो जाती है और वो वॉशरूम ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे वॉशरूम जाने का रास्ता मिल जाता है और वो वॉशरूम चली जाती है और फिर अचानक उसका सर भारी होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा था उसके साथ। तभी उसे अपनी बॉडी में हीट फील होने लगता है और वह जैसे तैसे संभलते हुए बाहर निकलती हैं। तब एक लड़का मिराया को अकेला देख के उसे डांस के लिए बोलता है, कि वो अपने आप को संभालते हुए बाहर निकलती है। तब एक लड़का मिराया को अकेला देख के उसे डांस करने के लिए कहा, पर मिराया ने मना कर दिया था। पर उस लड़के को शायद मिराया पहली नज़र में उतर गई थी, इसीलिए उस लड़के ने मिराया के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। वह लड़का अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोच सोचकर एक एविल स्माइल करने लगता है और मिराया के साथ रात बिताने के लिए बेताब हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब मिराया बाहर आई तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, उसके किसी भी तरह का कोई होश नहीं था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे खुद पता नहीं चला वो कहाँ जा रही थी। ऐसे ही सुध बुध खोए वो एक वीआईपी एरिया के रूम में चली जाती है और जैसे ही डोर ओपन करने को हुई वैसे ही वो किसी की ठंडी बाहों में जाकर गिरी। उसे होश नहीं था कि कौन है वहाँ और क्या कर रही थी वो। जैसे ही उस इंसान ने अपनी बाहों में किसी लड़की को देखा तो उसकी भवें आपस में तन गई और उसके फेस पर एक खतरनाक भाव आ गए, क्योंकि आज तक कोई लड़की उसके करीब तो दूर टच भी ना कर पाई थी और ये यहाँ उससे चिपक कर खड़ी थी। जैसे ही वो मिराया को दूर करने को हुआ वैसे ही उसके हाथ खुद ब खुद रुक गए और रूम की डिम लाइट में मिराया का चेहरा देखा, जो बिल्कुल मासूम लग रहा था। उसे एक पल के लिए वो मानो भूल गया कि वो किसी लड़की को देख रहा था। उसके वो गुलाबी होंठ, उसके गाल का काला तिल, उसकी वो नसीली आंखें जो इस वक्त नशे की वजह से लाल हो गई थी, उसका वो गोरा चेहरा जिस पर इस समय दर्द की लकीरें थी। उसे देखकर डैनियल बस देखता ही रह गया। फिर मिराया ने थोड़ी मोमेंट की जिस वजह से वह सेंस में आया और बोला, हु आर यू मिस ब्यूटीफुल। मिराया को कोई होश नहीं था, जिस वजह से वो उसे इग्नोर करके बोली, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ हेल्प मी। बोल के वो अपनी गाउन की नोट खोलने लगती है, जिसे देखकर डैनियल समझ जाता है कि उसने पहली बार नशा किया था या किसी ने करवाया था। उसे रोकते हुए बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस, बिहेव। पर मिराया कहाँ उसका कुछ सुनने वाली थी। जैसे ही उसने अपने हाथ गाउन खोलने के लिए बढ़ाए वैसे ही डैनियल ने एक झटके में उसे पकड़ लिया
और बोला, शांत हो जाओ तुम, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। मिराया ने उसकी एक नहीं सुनी और सामने से उसके हार्ड होंठ पर अपने सॉफ्ट होंठ रख दिए। डैनियल एक पल के लिए शॉक्ड हो गया, क्योंकि आज किसी ने पहली बार किस की थी। हालांकि वह समझ गया था कि मिराया को किस करना नहीं आता था, वह नशे में उसे किस कर रही थी। फिर भी डैनियल ने उसे दूर नहीं किया और उसे फील करता रहा। तभी उसे अपने इनर बॉडी में कुछ हीट फील हुआ और एक झटके से उस किस का रिस्पॉन्स करने लगा और जल्दी ही पेशेंट किस में बदल गया। और जब मिराया को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तब जाकर उसने हल्का सा दूर किया और मिराया सांस लेने लगी। तभी उसका चेस्ट सांस लेने से बार बार ऊपर नीचे होने लगा था, जिसे देखकर डैनियल के आंखों में अलग चमक आ गई। जब मिराया की बॉडी गर्मी बर्दाश्त न कर पाई तो उसे उठा के वॉशरूम में बने टब में ले जाकर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर ठंडे पानी को डालने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही मिराया को गीले गाउन में ही बेड पर लिटा देता है। जैसे ही वो उसके करीब था, वैसे उसके दिल में बेचैनी होने लगती है और एक टक मिराया को देखकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है और ब्लैंकेट के अंदर से उसे बाथरोब पहना देता है। फिर एक बार गौर से मिराया के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, आज से अभी इसी वक्त से तुम सिर्फ डैनियल राजवंशी की हुई। उसकी बात में अलग ही जुनून सवार था। अचानक उसकी नज़र उसके गुलाबी होंठ पर चली जाती है। फिर वो बिना एक पल गवाए उसे कस करने लगता है, लोअर लिप को सक करने लगता है और धीरे धीरे वह किस पेशेंट के साथ किए जा रहा था और वैसे ही उसके साइड में आकर लेट गया। हालांकि मिराया के होंठ अभी भी उसके होंठ में थे। अगली सुबह 10:30 बजे जब मिराया की आंख खुली तो एक टक सीलिंग को देखने लगी। फिर अचानक उसे अपनी कमर पर किसी भार का एहसास हुआ और वह नीचे झुककर देखने लगी तो उसकी आंखें फटी ही फटी रह गई। और फिर उसने अपने साइड में देखा, जो कि डैनियल था। वह उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक घबराहट और हैरानी आ गई। वह एक टक उसे देखने लगी। हालांकि डैनियल बहुत देर से मिराया को ही देखे जा रहा था। जब मिराया की आंख खुली तो अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए उसने मिराया की कमर पर हाथ कस लिए। मिराया हैरानी से उसे देख रही थी। तभी वो एक झटके में डैनियल को धक्का देकर उठ जाती है। डैनियल उसकी इस हरकत के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वह बेड की दूसरी ओर गिर गया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। फिर उसने मिराया की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, जो इस वक्त अपना मुंह उससे फेर कर खड़ी थी। जैसे ही उसने मिराया को अपनी ओर घुमाया, उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। मिराया इस वक्त अपना हाथ मुंह पर रखे रो रही थी, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि उसके कपड़े किसी ने बदल दिए थे, जिस वजह से उसका रोना लाजमी था। डैनियल ने जैसे ही उसे देखा, वह समझ गया कि ये लड़की क्या सोच रही होगी। एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें कल बहुत ज़्यादा हीट फील हो रहा था और कल जो हुआ सब बता दिया। लेकिन फिर भी डैनियल के दिल में एक अजीब बेचैनी होने लगी थी, जो शायद ये थी कि मिराया उसके बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं उसे गलत ना समझे। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता था, तो आज ये सफाई क्यों दे रहा था। खैर, ये तो वही जाने। मिराया ने जैसे ये सुना तो उसका रोना और बढ़ गया और बोली, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ना तो मैं यहाँ आती, ना मुझे ये सब देखना पड़ता। वह खुद को ही गिल्ट फील करा रही थी, बहुत ज़ोर से रोने लगी थी। उसे देखकर डैनियल को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। डैनियल बोला, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, तुम चाहो तो अपनी बॉडी चेक कर लो। और एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या तुम यहाँ ऐसी खड़ी होकर मुझसे बहस कर पाती? एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला। उसे देखकर मिराया बोली, हाँ तो आप बेड पर क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर डैनियल की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई और बोलने को हुआ, तभी मिराया को देखकर उसकी आंखें सर्द हो गई, क्योंकि मिराया को इस वक्त बेहोशी छाने लगी थी। जैसे ही वो गिरने को हुई, उसे डैनियल ने संभाल लिया। उसने चेक किया तो मिराया का बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई था। उसने जल्दी से उसे बेड पर लेटा दिया और अपने पीए को फ़ोन लगाया और ऑर्डर टोन में बोला, 20 मिनट के अंदर एक लेडी डॉक्टर और मेरे विला में लेकर आओ।
और मेरी कार रेडी रखो। इतना बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिए। इधर संजीत ने जैसे ही सुना डॉक्टर ओ भी एक फीमेल, तो वो शॉक्ड रह गया। एक पल रुके बिना मिराया को ऐसे ही अपने गोद में लेकर पार्किंग में चला गया। वो उसका प्राइवेट एरिया था जहां इस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ संजीत और ड्राइवर ही थे। संजीत अभी भी लेडी डॉक्टर पर ही अटका था कि दूसरा झटका उसे लगा बेचारे को कि क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ या फिर मेरी आंखें खराब हो गई है। वही हाल ड्राइवर का भी था। डैनियल जिस स्पीड से आया था उस स्पीड का अंदाज़ा संजीत को भी नहीं था। सिर्फ 3 ही मिनट हुआ था कॉल कट करे और इतनी जल्दी डैनियल को सामने देख बेचारे की हालत टाइट हो गई। उसकी गोद में लड़की को देखते ही उसे चक्कर आने लगी। तभी उस पार्किंग एरिया में एक खतरनाक आवाज़ गूंजी और संजीत अपनी असल दुनिया में वापस आ गया। जैसे ही सामने देखा डैनियल खुन्नस में उसे ही घूर रहा था। संजीत बिना कुछ बोले डैनियल के आगे वाली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने आगे वाली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने कार विला की ओर मोड़ दी। 20 मिनट बाद कार वहां पर आ गई। डैनियल मिराया को गोद में लेकर फुर्ती से चला गया। अदर संजीत अभी अपने ही ख्यालों में गुम था कि कल उसके बॉस ने कुछ उल्टा तो खा पी नहीं लिया होगा। ऊपर बेडरूम में पहले से ही एक डॉक्टर मौजूद थी जो इस वक्त मिराया को चेक कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह बोली, इनकी बॉडी में शायद कुछ ज़्यादा ड्रग्स चला गया है और वो बहुत वीक है जिस वजह से इन्हें जल्दी इफ़ेक्ट हुआ है। आप इनको ये मेडिसिन दे दीजिए और इनका फीवर कम हो इसीलिए इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। बाकी आप इनका ध्यान रखिए और लाइट खाने को दीजिए। इन्हें 2 घंटे में होश आ जाएगा। ये बोलकर वह वहाँ से चली गई। वही डैनियल ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और मिराया के पास बेड पर बैठ गया। उसके फोरहेड पर किस करके वहीं बैठकर उसे एक टक देखने लगा। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ये सवाल मेरे होठों पे पिघल गया कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारी सादगी। तभी उसने संजीत को देखा और ऑर्डरिंग टोन में बोला, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन आधे घंटे में चाहिए और कल ये क्लब में क्या कर रही थी और किसने इसको ड्रग्स दिया, सब कुछ पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले के अंदर एक लड़का अपने रूम का सारा सामान उठाकर फेंक रहा था और बोला, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, तुम्हें मैं अपना बनाकर रहूँगा, तुम सिर्फ मेरी बनोगे। इतना कहकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगा और किसी को कॉल डायल करके बालकनी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ डैनियल के विला में डैनियल इस वक्त मिराया को बिना किसी भाव के देख रहा था। उसका एक हाथ मिराया के सर पर था तो दूसरा हाथ उसके हाथ था और थोड़ी देर पहले जो हुआ था वो सोचने लगा। थोड़ी देर पहले संजीत का कॉल आया था, उसने मिराया का सब कुछ पता लगाकर बता दिया था। फिर क्लब में जो हुआ वह सब पता करके बता दिया कि एक लड़के ने मिराया को ड्रग्स दिया था, वो उसके साथ रात बिताना चाहता था। ये सुनकर डैनियल की आंखें सर्द हो गई। उसने कहा, उस लड़की का पता लगाकर उसे अपने हेल में डाल दो, मैं खुद उसकी मौत तय करूँगा। प्रेजेंट टाइम धीरे धीरे मिराया की आंख खुल रही थी। जैसे उसने आंख खोली एक झटके से बंद कर दी, फिर वापस धीरे धीरे खोलने लगी तो उसे वहाँ वेल डिजाइन सीलिंग देखने को मिली और उसे एहसास हुआ कि वो अपने रूम में नहीं है। तभी उसे अपने हाथ और सर पर किसी का हाथ फील हुआ और उस तरफ देखने लगी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह एकदम से उठकर बैठ गई। डैनियल, तुम अब कैसा फील कर रही हो? तुम्हें कहीं पेन हो रहा है क्या? मिराया बिना किसी भाव के उसे ही देख रही थी। कुछ जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ी देर बाद बोली, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ दीजिए प्लीज़। डैनियल ने कहा, तुम्हें फीवर था तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया और डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। और रही बात हॉस्टल की, तो अब तुम अपना हॉस्टल भूल जाओ क्योंकि आज से तुम यहीं इसी घर में मेरे साथ रहने वाली हो। ये सुनकर मिराया की आंखें हैरानी में फैल गई और मिराया बोली, क्या मान जाएगी मिराया रहने के लिए? और किसने दिया था ड्रग्स मिराया को? जानने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।